नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्णतः समर्पित है। आज से हमने जीके और यूपी जीके की दो बेहतरीन क्लासेस शुरू की हैं। इनमें हम छोटी छोटी क्लास के माध्यम से उन टॉपिक को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। उन्हीं टॉपिक को हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से कवर करेंगे और हमने इसका नाम परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज रखा है। परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की पहली क्लास जो कि यूपी जीके की क्लास थी वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की दूसरी सीरीज जीके की क्लास अभी हम शुरू करने जा रहे हैं और इसकी जो हमने शुरुआत की है संविधान के प्रमुख भागों और अनुसूचियों से की है। तो अब आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप गंभीरता से लीजिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न 100 नहीं बल्कि 110% बनेंगे। 110% सवाल आपको यहां मिलेंगे। बहुत मंथन करने के बाद हमने कुछ टॉपिक्स को चुना है और उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर कराएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, मेरे पास पीडीएफ को लेके कुछ कमेंट आए थे। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां से टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अब आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भागों की अगर हम बात करें तो मूल जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण है। किसका विवरण है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण है। अब ये संघ क्या होता है इसको भी देख लीजिए। संघ से तात्पर्य है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सबको मिला के भारत संघ बनता है। इन सबको मिला के भारत संघ का निर्माण होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 यह व्याख्या करता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और उसी संघ की यहां बात की गई है कि उस संघ का और एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है उसका विवरण संविधान के भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, और इस संघ से यहां से भी प्रश्न बनाता है, विकल्प दे देता है। भारत राज्यों का संघ है, परिसंघ है, अर्ध संघ है, एक विकल्प कुछ और दे देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत राज्यों का संघ है, संगठन है, सब मिल के भारत बनता है। ठीक है, और इसका जो विवरण है अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का विवरण है। संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप की व्याख्या है। सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में है और ये यहां भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी व्याख्या है। भाग भी पूछता है और आर्टिकल भी पूछता है, इसलिए मैंने दोनों सेट करके रखे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों सेट करके रखे हैं। कहीं से भी प्रश्न बनाए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बीकेजीएस ग्लोब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो पढ़ लिया है, जो टॉपिक पढ़ लिया है, मेरा आपसे वादा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं, अगर आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया तो आप प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप गंभीरता से मुझे सुन लें, बस आप गंभीरता से मुझे सुन लें।
अगर आपने सुन लिया तो प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है, और ये कहां से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की व्याख्या है। मौलिक अधिकार और मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो वो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों से एक दो प्रश्न और क्लियर कर लीजिए। मौलिक अधिकार, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तब 7 संख्या थी इनकी, कितनी थी, 7 संख्या थी। 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अब जो संविधान में मौलिक अधिकार बचे हैं उनकी संख्या कितनी है, 6 बची है, ठीक है। और जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है, जोड़ा गया है, वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है, ठीक है। और ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी व्याख्या है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत का विवरण है, और अनुच्छेद के अंतर्गत यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनकी व्याख्या है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व की व्याख्या है। यहां से 2-3 प्रश्न और आते हैं, वो भी यहीं पे देख लीजिए। नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, क्या मतलब होता है इसका, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है का मतलब यह होता है जब भारत सरकार या राज्य सरकार हमारे नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं करती है, जो संविधान में लिखे हैं उनका अगर पालन नहीं होता है तो हम इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन नीति निदेशक सिद्धांतों को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यही मतलब होता है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है का, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बावजूद इसके जब सरकारें कोई नीति और नियम बनाती हैं तो ये शासन व्यवस्था का आधार हैं। ये क्या है भैया, ये शासन व्यवस्था का आधार हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है, लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो बात करते हैं वो नीति निदेशक तत्व सिद्धांत ही करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोक कल्याण से प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। ये नीति निदेशक सिद्धांत ही करते हैं, और हमारे संविधान में इन्हें आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। कहां के संविधान से जोड़ा गया है, आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। दैट्स क्लियर, आगे चलिए। संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों का विवरण मिलता है। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद के अंतर्गत यह अनुच्छेद 51A के तहत इनका विवरण मिलता है। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया, और जब 1976 में इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या थी कितनी भैया, 10। मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया तो इनकी संख्या हो गई 11। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
11 संख्या हो गई, ठीक है। और 11 संख्या होने के साथ साथ एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा यह रूस के संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न और आता है, वो भी देख लीजिए। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की अनुशंसा पर ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की अनुशंसा पर इनको संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी जो रूपरेखा है उसका विवरण किसमें मिलता है, संविधान के भाग 5 में मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसकी व्याख्या दी गई है, ठीक है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों की कार्यपालिका विधायिका का जो विवरण है वो मिलता है अनुच्छेद 152 से 237 तक। और भाग की बात करें तो भाग 6 में, ठीक है। भाग 8 में संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश या यूटी के जो संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जो कार्यपालिका या विधायिका है या वहां का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, इसकी व्याख्या संविधान के भाग 8 में मिलती है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका विवरण मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था या पंचायत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पंचायत व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के भाग 9 में पंचायत व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था का विवरण है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ के मध्य इसका विवरण है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक इसकी व्याख्या मिलती है, ठीक है। एक प्रश्न यहां पे और क्लियर कर लीजिए, यह पंचायत राज व्यवस्था या पंचायत व्यवस्था का विवरण संविधान के भाग 9 में मिलता है, लेकिन हम बात करें पंचायतों के गठन की, पंचायतों के जो गठन की व्याख्या है भैया वो संविधान के आर्टिकल 40 में मिलती है। संविधान के आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में संविधान के गठन की बात मिलती है, जो कि भाग है 4 नीति निर्देशक सिद्धांत का। अभी हमने पढ़ा था नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो पंचायतों के गठन से अगर प्रश्न आएगा तो यहां मत लगा देना, तो वो अनुच्छेद 40 में जाएगा। और अगर बात करें पंचायत की व्यवस्था किस भाग में मिलती है तो फिर आपका भाग 9 हो जाएगा। क्लियर है? संविधान के भाग 9A की बात करें तो इसके अंतर्गत नगर निकाय की व्याख्या या नगर निकाय का विवरण है। और नगर निकाय के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं भैया, 3 संस्थाएं आती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ये तीनों संस्थाएं मिलकर क्या बनाती हैं? नगर निकाय बनाती हैं, ठीक है। और अनुच्छेद में 243P से 243ZG तक इनकी व्याख्या मिलती है, ठीक है। संविधान का भाग 9B या नौखा, इसे बोलेंगे नौका, नौका, नौखा। 9B या नौखा में सहकारी समिति का विवरण मिलता है।
सहकारी समितियों का जो विवरण मिलता है वो संविधान के भाग 9B या 9 में मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो 243ZH से 243ZT तक इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के भाग 14A में अधिकरण की व्याख्या मिलती है। किसकी व्याख्या मिलती है? अधिकरण की व्याख्या मिलती है। और ये 323A से 323B तक इसका विवरण है। संविधान का भाग 15 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है और अभी इसकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की, क्योंकि कई हमारे जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो भी हुआ था और कई राज्यों का चुनाव हुआ था, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? निर्वाचन की व्यवस्था है और निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था है। इसी में किसके किसके निर्वाचन की व्यवस्था है भैया? संसद की, दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधान मंडलों के सदस्य, प्लस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन की व्यवस्था या विवरण किसमें मिलता है? संविधान के भाग 15 में मिलता है। और अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य ये पूरी व्याख्या है। यहीं पे एक बात समझ लीजिए, मैंने ये 4 ही नाम क्यों लिखे? ये अभी हमने बताया नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव तो इनका भी होता है ना, लेकिन इनका चुनाव भैया ये निर्वाचन नहीं कराता है, ये निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, जिसकी व्याख्या संविधान के भाग 15 में है। उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग से बना हुआ है, वो उनका निर्वाचन कराता है, चुनाव कराता है। ठीक है, संविधान का भाग 17 में क्या है? संविधान के भाग 17 में राजभाषा का विवरण मिलता है। राजभाषा का विवरण मिलता है और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है भैया, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है। यहां से प्रश्न आता है, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है या राजभाषा है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। और इसका जो विवरण किसमें मिलता है? संविधान के भाग 17 में मिलता है और अनुच्छेद 343 से 351A के मध्य में इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। ठीक है, आपात उपबंध, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। आपातकाल की जो व्यवस्था है उसका विवरण संविधान के भाग 18 में मिलता है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था संविधान में दी गई है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्य आपात और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की व्याख्या या विवरण मिलता है। ठीक है, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? संविधान संशोधन का विवरण मिलता है संविधान के भाग 20 में। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, संविधान के भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की व्याख्या मिलती है। किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसका पूरा विवरण संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत मिलता है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने भागों को आपको तैयार करना है और इतने से आपका एक प्रश्न पक्का है। अब हम अनुसूचियों को देखते हैं। देखिए, संविधान की अनुसूची 1 यानी प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ का विवरण है। अभी हमने जिस राज्य संघ की बात की थी, इसमें राज्यों का और संघ का विवरण है। पूरा विवरण किसमें मिलता है? अनुसूची 1 में मिलता है, राज्य एवं संघ का विवरण। ठीक है,
संविधान की अनुसूची 2 में क्या है भैया? संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों का वेतन भत्ता, इसे परिलब्धियां कहते हैं भैया, परिलब्धियां। इसका विवरण किसमें मिलता है? अनुसूची 2 में मिलता है। संवैधानिक पदों पर आसीन मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जो मुख्य न्यायाधीश, ये सब इनका जो वेतन का जो परिलब्धियों का विवरण है वो किसमें है? संविधान की अनुसूची 2 में है। ठीक है। संविधान की अनुसूची 3 में शपथ की व्याख्या मिलती है, शपथ का विवरण मिलता है। किसकी शपथ का विवरण मिलता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जजेज या न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजेज या न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब की जो शपथ है उसका विवरण कहां मिलता है? संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। एक चीज यहां पे और याद रखिएगा भैया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का विवरण इसमें नहीं मिलता है। इनकी शपथ, राष्ट्रपति की शपथ की जो शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का जो विवरण है वो अनुच्छेद 69 में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। यहां से प्रश्न बना देता है, गड़बड़ मत कर देना भैया, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाए फिर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अनुसूचियों से, इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुसूची 4 में राज्यों और संघ राज्यों की राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके आवंटन यानी उनके बंटवारे का जो विवरण मिलता है वो अनुसूची 4 में मिलता है। ध्यान रखिएगा, अनुसूची 4 में क्या मिलता है? राज्यों और संघ राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी पूरी व्याख्या किसमें मिलती है? अनुसूची 4 में मिलती है। ठीक है। अनुसूची 5 और 6 बहुत कंफ्यूज करती है, दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने याद हो जाएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको छोड़कर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की जो व्याख्या है, उनके प्रशासन का और उनके नियंत्रण की जो व्याख्या है वो अनुसूची 5 में है। असम को छोड़कर, मेघालय को छोड़कर, मिजोरम को छोड़कर, त्रिपुरा को छोड़कर, इन 4 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण देश के अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का और उनके नियंत्रण की जो व्याख्या है, जो विवरण है वो किसमें मिलता है? अनुसूची 5 में मिलता है। और अनुसूची 6 में क्या है भैया? इनको जब छोड़ा गया था अनुसूची 6 में केवल यही रखे गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों का जो प्रशासन और नियंत्रण है उनका जो विवरण है वो अनुसूची 6 में है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, संविधान की अनुसूची 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। यह शक्तियों के विभाजन या पृथक्करण की व्याख्या करता है। क्या करता है? संघ सूची यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। कानून बनाने की जो शक्ति है उसका बंटवारा करता है। क्या करता है? बंटवारा करती है यह अनुसूची। इसमें कुछ विषय हैं जो अलग अलग सूचियों में शामिल है। संघ सूची कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 7वीं सूची में 3 अनुसूचियां हैं। संघ सूची, इसे केंद्र सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। तो संघ सूची में मूल रूप से 97 यानी 97 विषय थे। वर्तमान में इन विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद के पास है। किसके पास है?
केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। जो संघ सूची में लिखित विषय हैं उनमें उन पर जो कानून बनाया जाएगा उस कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है, या केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में इनमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो दोनों के पास है। किसके पास है? संसद के पास भी है, यानी संघ के पास भी है, और राज्य के पास भी है। लेकिन संघ जो है, संघ का पलड़ा भारी रहता है। संघ का पलड़ा भारी रहता है। संघ इन विषयों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, गड़बड़ मत करना। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान की अनुसूची 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का विवरण है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है भारतीय भाषाओं का। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को विवरण है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो इन भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। यह भी पूछता है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अंतिम बार यानी पिछली बार, लास्ट टाइम 2003 में 92 यानी 92वें संविधान संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिनमें बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी शामिल थी। ये 4 भाषाएं लास्ट टाइम यानी 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। तब से 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा नहीं जोड़ी गई है। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाएं थी, और 92 यानी 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। अब इनकी संख्या हो गई है 22 यानी 22, ठीक है। आगे देखिए, संविधान की 9वीं अनुसूची मूल संविधान में शामिल नहीं थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 यानी पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, और उस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और इसमें जो विषय है वो भूमि सुधार है। भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ये अक्सर ये प्रश्न पूछता है, भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 9वीं अनुसूची में मिलता है। 10वीं अनुसूची भी मूल संविधान में शामिल नहीं थी। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसका जो संबंध है दल बदल से है। राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, जब ये एक दल से जीतकर दूसरे दल में चले जाते हैं, इस अव्यवस्था को रोकने के लिए इस अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और इसे लाया कब गया था? 52वें 52वें संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए, अनुसूची 11 भी मूल संविधान में नहीं थी। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी मैंने आपको भाग 9 पढ़ाया था पंचायत व्यवस्था, तो इसके बाद ही ये सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। इस संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया मतलब इनका नियमित चुनाव किया गया और नियमित इनके लिए कर की व्यवस्था की गई और धन की व्यवस्था की गई। यह किसके तहत किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहां लिखा हुआ है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। और जब यह अनुसूची जोड़ी गई, एक चीज और ध्यान रखिए, यह भी पूछ लेता है, तो पंचायत व्यवस्था से संबंधित अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। 29 विषय यह भी पूछ लेता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुसूची 12 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 12 के तहत नगर निकाय शामिल है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और इसके तहत भी नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब इस अनुसूची को जोड़ा गया तो अनुसूची 12 में नगर निकाय से संबंधित 18 विषय का समावेश किया गया। कितने विषय? 18 पॉइंट यानी 18 विषय इसमें शामिल है नगर निकाय की 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लेना, एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है, बस गंभीरता से ध्यान लगा के सुन लेना। अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसे शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। आप लोगों के सपोर्ट से हमारा परिवार लगातार बड़ा हो रहा है। फिर भी आप लोगों से गुजारिश है, आप हमें अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकें। वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट कर हमारी कमियों और अच्छाइयों दोनों को उजागर कीजिए। हमारी कमियों को भी उजागर कीजिए और हमारी अच्छाइयों को भी उजागर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।